हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म प्रियंका मैम ऑफिशियल के ऊपर। और आज के हिंदी की क्लास में हम पढ़ेंगे काल वाला टॉपिक। देखिएगा भाई, सबसे पहले काल क्या होता है। काल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से उसके होने या ना होने के समय का बोध हो। ठीक है, यानी कि क्रिया, हमारा जो काम है वो किस समय पे हुआ है, उसके होने के समय का जो शब्द हमें बोध करवाते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? काल कहेंगे। देखिएगा यहाँ पे, क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय तथा उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध होता है, यानी कि कार्य पूरा हुआ या नहीं हुआ उसका भी बोध होगा साथ में, उसे हम क्या कहेंगे? काल कहेंगे। काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार होते हैं काल के। एक होता है भूतकाल, एक होता है वर्तमान काल और एक होता है भविष्य काल। जो समय पहले बीत चुका है उसको कहेंगे भूतकाल, जो अभी रनिंग में है, चल रहा है, उसको कहेंगे वर्तमान काल, और जो आगे आएगा उसको हम कहेंगे भविष्य काल। सबसे पहले अगर हम भूतकाल की बात करें तो भूतकाल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से काम के बीते समय में उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो, यानी कि बीते हुए समय में कार्य की पूर्णता और अपूर्णता का बोध कराने वाला काल क्या कहलाएगा? भूतकाल कहलाएगा। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, राम ने पुस्तक पढ़ी यानी कि पहले पढ़ी। ठीक है, पहले पढ़ी, ये पास्ट की बात है। भूतकाल के भेद कितने होते हैं? तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सामान्य भूत, आसन भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और एक होता है हेतु हेतुमद भूत। ये 6 भेद होते हैं। ध्यान रखिएगा, भूतकाल के कितने भेद होते हैं, पेपर में ही पूछा जाता है। तो इसके 6 भेद होते हैं भूतकाल के। भूतकाल के भेद कितने होंगे? तो इसके 6 भेद होंगे। एक होता है सामान्य भूत। सामान्य भूत क्या होता भी? जिसमें बीते हुए समय में होने वाली क्रिया का सामान्य रूप हो, वहाँ पे सामान्य भूतकाल होता है। सामान्य भूत में सिर्फ यह पता चलता है कि क्रिया जो है बीते हुए समय में हुई है, यह नहीं पता चलता कि काम पूरा हुआ, अधिक देर हुई या थोड़ी देर हुई है। ठीक है, यानी कि कार्य के भूतकाल में होने का बोध होगा, लेकिन ये कन्फर्म नहीं होगा कि काम जो है वो बहुत समय पहले पूरा हो चुका है या थोड़ी देर पहले ही पूरा हुआ है, ये कन्फर्म नहीं होगा। जैसे उसने खाना खाया, उसने खाना खाया, तो देखो अब ना तो ये कन्फर्म हो रहा है कि खाना अभी अभी खाया है, ना ये पता चल रहा है कि खाना बहुत समय पहले खाया है। तो उसने खाना खाया, ये सामान्य क्रिया है। क्या ये सामान्य समय है? तो सामान्य भूत का बोध करवा रहा है। मैं उस घटना को भूल चुका, मैं उस घटना को भूल चुका, तो इसमें भी ये कन्फर्म नहीं हो रहा कि ये घटना बहुत पहले की है या अभी अभी भूला हूँ या पहले भूल चुका हूँ। राम ने रावण को मारा, लोग आए, तो ये सारे के सारे सामान्य भूत के प्रकार हैं। अब देखो सामान्य भूत की जो संरचना होती है वो कैसे होती है। तो सामान्य भूत में देखो सबसे पहले क्या होगी? धातु होगी। धातु, और धातु के साथ क्या जुड़ा होगा? या तो आ आएगा, धातु के साथ आ, या फिर बड़े ई, या फिर ए। जैसे यहाँ पे देखो खाया, खा क्या है भाई? यहाँ पे धातु है। खाया, खाया क्या धातु, इसके साथ क्या जुड़ा है? आ जुड़ा है, खाना के साथ आ जुड़ा है। यहाँ पे भूल चुका, चुका, ठीक है, चुकना क्रिया से बना है चुका, तो इसमें भी चुक धातु के साथ आ जुड़ा है। तो यहाँ पे देखो धातु के साथ आ, ई और ए जुड़े होंगे, या फिर धातु के साथ या, ये जुड़े होंगे, या फिर धातु के साथ चुका, चुकी, चुके जुड़े होंगे, या फिर धातु के साथ लिया और दिया मिलेगा। तो वहाँ पे होगी हमारी सामान्य भूतकाल की क्रिया। एक बार फिर से सुनिए, सामान्य भूतकाल की जो पहचान होती है वो क्या होती है? धातु के साथ या तो आ मिलेगा, या बड़ी ई मिलेगी, या ए मिलेगा, या फिर या, ये मिलेगा, या फिर चुका हूँ, चुके हैं, चुकी हूँ, ये मिलेगा, या फिर धातु प्लस लिया और दिया मिलेगा। उसके बाद होता है आसन भूत। आसन का अर्थ होता है पास या समीप। आसन का क्या अर्थ होता है? समीप या फिर पास होता है, यानी कि जो हमारी क्रिया है वो अभी पास के निकट के समय में ही पूरी हुई है। ठीक है, जो हमारी क्रिया है, जो हमारा काम है वो अभी पास के निकट के ही समय में पूरा हुआ है। आसन का अर्थ भी समीप या निकट होता है। क्रिया के जिस रूप से उसका निकट समय में ही समाप्त होना पाया जाए उसे कहा जाता है आसन भूतकाल। जैसे मोहित ने खाना खाया है, राधा गेंद से खेली है,
मैं भी फल लाया हूँ, तुमने काम कर लिया है। तो इसमें क्या होता है, आसन भूत में जो हमारी क्रिया होती है उसके साथ क्या लगा हुआ मिलेगा आपको, है, हैं और हूँ। अगर आपको वाक्य के अंत में क्रिया के बाद है मिल जाए, हैं मिल जाए और हूँ मिल जाए तो वो आसन भूत की क्रिया होती हैं। कौन से भूत की क्रिया होती हैं, वहाँ पे हमें क्रिया का कौन सा काल मिलेगा, आसन भूतकाल मिलेगा। आसन भूतकाल होगा, यानी कि निकट के ही समय में हमारी क्रिया समाप्त हुई है। उसके बाद अगला होता है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण मतलब कि पूरा, ठीक है। पूर्ण का मतलब क्या होता है, पूरा। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसका भूतकाल में बहुत पहले समाप्त हो चुका था, ठीक है। भूतकाल में क्रिया जो है हमारी बहुत पहले समाप्त हो चुकी है, पूरे तरीके से क्रिया समाप्त हो चुकी है, उसको हम कहेंगे पूर्ण भूतकाल। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, छात्रों ने पाठ पढ़ा था, यानी कि बहुत समय पहले छात्रों ने पाठ पढ़ा था, बहुत समय पहले की बात है ये। छात्र परीक्षा दे चुके थे, तो ये भी क्या भी पहले की बात है और कार्य पूरा भी हो चुका है। पिताजी बाजार गए थे, मोहित सो चुका था, यानी कि क्रिया जो है वो बहुत समय पहले की है और पूर्ण भी है, ठीक है। तो वो होता है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल की पहचान के लिए आपको क्या याद रखना है, इसके क्रिया के बाद क्या मिलेगा, था, थी, थे, ठीक है। पूर्ण भूतकाल में क्रिया के बाद था, थी, थे मिलेगा और ये बोध कराते हैं कि हमारी क्रिया पास्ट में बहुत समय पहले पूर्ण हो चुकी है, उसी को कहा जाएगा पूर्ण भूतकाल। ये बात याद रख लेना भाई। सामान्य भूतकाल के अंदर क्या था, सामान्य भूतकाल में धातु के साथ आ, ई, ए, या, ये और था क्या, लिया और दिया, चुका, चुकी, चुके, ये थे, ठीक है। किसके अंदर, सामान्य भूतकाल में। सामान्य भूतकाल के बाद आसन भूतकाल यानी कि निकट के समय की बात थी, उसमें क्या मिलेगा, क्रिया के बाद है, हैं, हूँ मिलेगा। और यहाँ पे पूर्ण भूतकाल की अगर हम बात करें तो क्रिया के बाद में था, थी और थे मिलेगा, ये बात भी आपको याद रखनी है। उसके बाद आएगा अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण मतलब कि अधूरा, ठीक है। अपूर्ण का मतलब क्या होता है, अधूरा होता है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी, देखो क्रिया के जिस रूप से ये पता चल जाए कि हमारी जो क्रिया है, हमारा जो काम है वो पास्ट के समय में हो रहा था, लेकिन किंतु काम की पूर्णता का पता न चले, उसे अपूर्ण भूतकाल कहा जाता है। हमारा जो काम है वो पास्ट के समय में हो रहा था, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि वो पूरा हुआ भी था या नहीं हुआ था, हमने उसको होते हुए देखा था या हमने उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम अपूर्ण भूत कहेंगे। जैसे वह पत्र लिख रहा था, बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, राधा गीत गा रही थी, वह विद्यालय जा रहा था। अब यहाँ पे देखो, रहा था, रही थी, रहे थे, यानी कि जब हमने पास्ट में उनको देखा था वो कंटिन्यू चल रहे थे, उस समय पे वो कंटिन्यू थे, हमें ये पता नहीं चला कि वो कार्य पूरा हुआ भी या नहीं हुआ, उसको हम कहेंगे अपूर्ण भूतकाल। क्या पहचान है इसकी, तो इसकी पहचान है भी धातु के साथ रहा था, रही थी, रहे थे मिलेंगे। जब धातु के पीछे रहा था, रही थी, रहे थे लिखा हुआ मिले, वहाँ पे अपूर्ण भूतकाल होता है। था, थी, थे लिखा हुआ मिले, वहाँ पे पूर्ण भूतकाल होता है। हैं, हूँ मिले, वहाँ पे आसन भूत होता है। और जहाँ पे आ, ई, ए, या, ये, लिया, दिया, चुका, चुकी, चुके मिले, वहाँ पे सामान्य भूतकाल होता है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल में क्या होगा भाई, भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से काम के भूतकाल में होने के संदेह का पता चले, उसे संदिग्ध भूतकाल कहा जाता है। संदिग्ध का अर्थ होता है संदेह। संदिग्ध का अर्थ क्या होता है भाई, संदिग्ध का अर्थ ही संदेह होता है, यानी कि क्रिया भूतकाल में होने के ऊपर जहाँ पे संदेह दर्शाया जाएगा वहाँ पे संदिग्ध भूतकाल होगा। इसके अंदर क्या होता है, क्रिया के बाद में होगा, होगी, होंगे मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा भाई, होगा, होगी, होंगे, होंगा मिलेगा।
यहाँ पे देखो, छात्रों ने पाठ पढ़ा होगा, छात्रों ने पाठ पढ़ा होगा। होगा से पता चल रहा है कि क्रिया पास्ट की है, और होगा लगने से ये भी पता चल रहा है कि ये संभावना है, संदेह है, कन्फर्म नहीं है। ठीक है, एक तो होता है छात्रों ने पाठ पढ़ा था, पढ़ा था मतलब कि वो कन्फर्म है, वो बात है, और छात्रों ने पाठ पढ़ा होगा ये बात कन्फर्म नहीं है, संदेह है इस बात के ऊपर। हो सकता है पढ़ा हो सकता है ना पढ़ा हो। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, संदेह है, संदेह होगा तो क्या हो जाएगा, संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, मोहित सो गया होगा, मोहित सो गया होगा। अब कन्फर्म तो नहीं है, हो सकता है मोहित ना सोया हो सकता है मोहित सो भी गया हो। तो यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे भी संभावना है, संदिग्ध है, ये संदिग्ध यानी कि संदेह है, संदेह है। ठीक है, संदेह है तो क्या हो जाएगा, संदिग्ध हो जाएगा। पिताजी बाजार गए होंगे, पिताजी बाजार गए होंगे। अब मैं यहाँ बैठी हूँ और मैंने सुना था सुबह कि पिताजी आज बाजार जाएंगे, मैं बोल दूं आपको कि पिताजी बाजार गए होंगे। अब ये कन्फर्म तो नहीं है ना कि वो गए हुए हैं या फिर नहीं गए, तो होंगे से पता चल रहा है कि संदेह है इस बात के ऊपर, और ये हो जाएगा संदिग्ध भूतकाल। स्टेशन पर गाड़ी आ चुकी होगी, आ चुकी होगी यानी कि ये भी संदेह है, कन्फर्म नहीं पता कि गाड़ी आ चुकी है या फिर नहीं आई है। वे खेल चुके होंगे, अब इस बात से भी हमें ये कन्फर्म पता नहीं चल रहा कि वो अभी भी खेल रहे हैं या खेल चुके हैं। ठीक है, तो ये क्या होगी, ये भी संदिग्ध है, संदेह है, यहाँ पे भी संदेह हो रहा है हमें। और संदेह में क्या होता है, संदिग्ध भूत की संरचना के लिए सामान्यतः सामान्य भूत की संरचना में क्या लगाना होता है, होगा, होगी, होंगे और होगा, ये लगाने पड़ते हैं भाई, तब वो बनता है हमारा संदिग्ध भूतकाल। अब अगला जो होता है वो होता है हेतु हेतुमद भूतकाल। हेतु हेतुमद भूतकाल, हेतु हेतुमद भूतकाल में क्या होता है भाई, देखो हेतु हेतुमद का अर्थ होता है कारण या प्रयोजन। क्या होता है इसका अर्थ, हेतु हेतुमद का अर्थ होता है कारण या प्रयोजन, यानी कि जो हमारी क्रिया होगी वो किसी न किसी कारण के ऊपर या किसी न किसी प्रयोजन के ऊपर आधारित होगी। तो यहाँ पे देखिएगा, इससे काल की क्रिया किसी कारण पर आधारित होती है। जो हमारे काल की क्रिया होगी ना, वो किसी न किसी कारण के ऊपर, किसी न किसी प्रयोजन के ऊपर आधारित होगी। डेफिनेशन क्या होती है, भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया भूतकाल में हो सकती थी परंतु किसी कारण से नहीं हो सकी, उसे हेतु हेतुमद भूतकाल कहा जाता है। ठीक है भाई, क्रिया के जिस रूप से ये पता चल जाए कि क्रिया जो है वो भूतकाल में हो सकती थी परंतु किसी कारण या किसी प्रयोजन के कारण हमारी जो क्रिया है वो नहीं हो सकी, तो उसे क्या कहेंगे हम, उसे हेतु हेतुमद भूतकाल कहा जाता है। जैसे देखो, छात्र पढ़ते तो उत्तीर्ण हो जाते। अब देखो, उत्तीर्ण होना किसके ऊपर डिपेंड है, उत्तीर्ण होना पढ़ाई के ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि छात्र अगर पढ़ते तो उत्तीर्ण हो जाते, तो उत्तीर्ण हो जाते का मतलब क्या है, ये पास्ट की बात है। जाते का मतलब क्या है, ये पास्ट की बात है। लेकिन ये जो बात है ना, ये किसी न किसी प्रयोजन पे डिपेंड है, किसी न किसी कारण पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है, ये पढ़ने पे डिपेंड है, पढ़ाई के ऊपर डिपेंड है। अगर छात्र पढ़ते तो उत्तीर्ण होते, यानी कि हमारी क्रिया किसी न किसी कारण या प्रयोजन के ऊपर डिपेंड है। अगर पढ़ते तो उत्तीर्ण हो जाते, तो यहाँ पे क्या होगा, हेतु हेतुमद भूतकाल हो जाएगा। अगला देखो, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। अब होती से पता चल रहा है कि जो हमारी क्रिया है, फसल का जो होना है, वो कौन से काल की बात हो रही है, वो पास्ट की बात हो रही है, भूत की बात हो रही है। ठीक है, और वो किस पे डिपेंड है, वो वर्षा के ऊपर डिपेंड है। अगर वर्षा होती तो ही फसल अच्छी होती, तो ये डिपेंड है किसके ऊपर, वर्षा के ऊपर। ये भी क्या हो जाएगा, हेतु हेतुमद भूतकाल हो जाएगा। यदि डाक समय पर आती तो पत्र अवश्य मिलता, या पत्र अवश्य पाते, पत्र अवश्य मिलता किस जगह है, अवश्य पाते या मिलता लिख लो। ठीक है,
तो ये जो पत्र का मिलना है, पत्र का जो मिलना है वो किसके ऊपर डिपेंड है, वो डाक के समय से आने पर है। ठीक है, समय पे आने पर है। तो डाक अगर समय पे आते तो पत्र अवश्य पाते। पाते से हमें पता चल रहा है कि ये पास्ट की बात है और ये बात किसी न किसी कारण या किसी न किसी प्रयोजन पे डिपेंड है। और ये प्रयोजन क्या है, डाक का समय पर आना, ये कारण के ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे भी हेतु हेतुमत भूतकाल हो जाएगा। यदि वह समय पर स्टेशन पहुँचता तो इसकी गाड़ी नहीं छूटती। यदि वह समय पर स्टेशन पहुँचता तो उसकी गाड़ी नहीं छूटती। अब गाड़ी का जो छूटना है वो किसके ऊपर डिपेंड है, समय पे पहुँचने पे डिपेंड है। तो कारण या प्रयोजन पर जब हमारी क्रिया डिपेंड होती है और वो साथ में पास्ट काल की तरफ इशारा कर रही होती है तो वो क्या होता है हमारा, वो हमारा हेतु हेतुमत भविष्य भूतकाल होता है। हेतु हेतुमत भूतकाल होता है, इतना सा आपको ध्यान में रखना है। अगला देखो भाई, भूतकाल के बाद आता है वर्तमान काल। भूतकाल के बाद क्या आएगा, भूतकाल के बाद वर्तमान काल आएगा। और वर्तमान काल क्या होता है, देखो भाई, क्रिया के जिस रूप से क्रिया का चल रहे समय में होने का बोध हो, यानी कि जो समय अभी रनिंग में है, अभी रनिंग में जो समय है जो चल रहा है, उस समय में क्रिया के होने और ना होने का अगर बोध हो रहा है तो वो क्या होती है हमारा, वो वर्तमान काल होता है। जैसे देखो, राम पुस्तक पढ़ता है, मोहित क्रिकेट खेल रहा है। वर्तमान काल में मुख्यतः 3 भेद होते हैं। तो यहाँ पे देखो, एक बार एग्जाम्पल देखो, राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है, पढ़ता है का मतलब क्या है भाई, अभी भी पढ़ता है वो। ठीक है, तो ये वर्तमान की बात हो रही है। अगला है मोहित क्रिकेट खेल रहा है। क्रिकेट खेल रहा है मतलब अभी भी कंटिन्यू है उसका खेल। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, वर्तमान काल हो गया। और वर्तमान काल के 3 मुख्य भेद होते हैं। एक होता है सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान में क्या होगा, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में सामान्य रूप से होने का पता चले उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसका वर्तमान काल में सामान्य रूप से होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे छात्र पढ़ते हैं, तुम सब पढ़ते हो, पिताजी बाजार जाते हैं, मोहित खेलता है, राम स्कूल जाता है। तो यहाँ पे देखो, अगर धातु के साथ ता है, ती है, ते हैं। अगर धातु के साथ क्या जुड़ा होता है भाई, ता है, ती है, ता हूँ, ती है, ते हैं, ते हो, ये जुड़ा हुआ होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सामान्य वर्तमान काल होता है। तो यहाँ पे देखो, धातु क्या है भाई, पढ़ना, पढ़ धातु है और इसके साथ जुड़ा है पढ़ते हो। तो क्या जुड़ा है इसके साथ, ते हो जुड़ा है। क्या जुड़ा है, ते हो जुड़ा है। तो ये क्या हो गया, ये सामान्य वर्तमान काल हो गया। क्या हो गया, सामान्य वर्तमान काल हो गया। यहाँ पे खेल, खेल क्या है, खेल धातु है और धातु के साथ जुड़ा है ता है। तो ये भी क्या हो गया, ये भी सामान्य वर्तमान काल हो गया। जाता है, तो जाना क्या है, क्रिया है, जाता ये एक धातु भी है। ठीक है, तो यहाँ पे धातु के साथ ताह जुड़ा है। अगला देखो, अगला होता है अपूर्ण वर्तमान काल या तात्कालिक वर्तमान काल, यानी कि वर्तमान काल के कंटिन्यूस क्रिया का बोध करवाएगा। यानी कि वर्तमान में रनिंग में जो क्रिया चल रही है, निरंतर जो क्रिया चल रही है उसका बोध करवाएगा, वो होता है अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह माना जाए कि क्रिया का व्यापार अभी भी चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। यानी कि क्रिया जो है हमारी वो अभी भी चल रही है, पूर्ण नहीं हुई है, उसको कहा जाएगा अपूर्ण वर्तमान काल। जैसे छात्र पढ़ रहे हैं, मोहित क्रिकेट खेल रहा है, पिताजी बाजार जा रहे हैं, सीता पत्र लिखती है। तो इसमें क्या है, इसकी पहचान होती है धातु के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ये मिलेंगे आपको। ठीक है, धातु के साथ ये लिख रखा है यहाँ पे, धातु के साथ रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं, रहे हो। अगर ये मिल जाए तो वो माना जाता है कौन सा काल, वो माना जाता है अपूर्ण वर्तमान काल या तात्कालिक वर्तमान काल। उसके बाद अगला जो भेद होता है वो होता है संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य, इसको संदिग्ध वर्तमान काल भी कहा जाता है। क्रिया के जिस रूप से उस वर्तमान काल में होने में संदेह पाया जाए, क्रिया के जिस रूप से उसका वर्तमान काल में होने पर संदेह पाया जाए, उसको कहा जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल या संभाव्य वर्तमान काल भी इसको कहा जाता है। जैसे छात्र पढ़ रहे होंगे, पिताजी बाजार जा रहे होंगे, वह पढ़ता होगा,
मोहित क्रिकेट खेलता होगा, मेहमान गांव से आते होंगे। तो यहाँ पे देखो संभावना है भाई सारी की सारी। छात्र पढ़ रहे होंगे यानी कि इस समय में वहाँ पे देखो होगा होगी होगे था पास्ट के अंदर, भूत के अंदर, और यहाँ पे क्या है होगा होंगे, ये भी है इसके अंदर भी, लेकिन डिफरेंस है दोनों के अंदर। ये जो है प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, वहाँ पे वो भूत को रिप्रेजेंट कर रहे थे, पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। छात्र पढ़ रहे होंगे यानी कि इस समय में छात्र पढ़ रहे होंगे, ठीक है। और वहाँ पे क्या था, छात्र पढ़े होंगे या छात्र पढ़ा होगा, तो उससे फर्क आ जाता दोनों के अंदर। वहाँ पे हमें पता चल रहा था क्या कि वो जो क्रिया थी हमारी वो पास्ट की थी, यहाँ पे होंगे है तो इसका मतलब अभी वो पढ़ रहे होंगे, अभी भी वो पढ़ रहे होंगे। पिताजी बाजार जा रहे होंगे यानी कि इस समय में पिताजी बाजार जा रहे होंगे। कन्फर्म श्योरिटी नहीं है, संभावना है, संदेह है इस बात के ऊपर, तो क्या हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। मेहमान गांव से आते होंगे, मेहमान गांव से आते होंगे तो क्या अभी कन्फर्म नहीं है ना, और कन्फर्म नहीं है तो क्या है, संदेह है इस बात के ऊपर, और संदेह भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हो गया संभाव्य या संदिग्ध वर्तमान काल। इसकी संरचना क्या होती है, पहचान क्या होती है, जो हमारी धातु होती है जिसको हम क्रिया भी बोलते हैं, क्रिया के साथ में ता होगा, ते होंगे, ती होगा, और धातु के साथ में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये मिलेंगे आपको, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे संदिग्ध या संभाव्य वर्तमान काल हो जाएगा। अगला है हमारा भविष्य काल। भविष्य यानी कि फ्यूचर जिसको हम बोलते हैं, फ्यूचर बोलते हैं इंग्लिश के अंदर इसको, फ्यूचर टेंस जिसको बोलते हैं। क्रिया के जिस रूप से काम का भविष्य में होने की बात मालूम हो, क्रिया के जिस रूप से काम के भविष्य में होने की बात मालूम होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे भविष्य काल कहा जाता है। जैसे वह पत्र लिखेगा, वह पत्र लिखेगा यानी कि आने वाले समय में वह पत्र लिखेगा, राम पत्र लिखेगा, सीता पत्र लिखेगी, सीता आएगी, राम जाएगा, तो ये सारी भविष्य को रिप्रेजेंट करती हुई हैं क्रियाएं। भविष्य काल के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। एक होता है सामान्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल में क्या होता है, भविष्य काल में क्रिया के सामान्य रूप का पता चलेगा, भविष्य काल में क्रिया के होने के सामान्य रूप का पता चलेगा, उसे हम सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे छात्र पढ़ेंगे, ये सामान्य रूप है क्रिया का। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, ये भी क्या है, सामान्य रूप है। इसकी पहचान क्या होती है, धातु के साथ में एगा, एगी, एंगे, उंगा आएगा। क्या पहचान होती है सामान्य भविष्य काल की, धातु के साथ में एगा, एगी, एंगे, उंगा आएगा। ये करेक्शन है यहाँ पे, एंगे, एंगे, उंगा, अगर ये धातु के साथ में जुड़े हुए हैं तो वो हमारा कौन सा काल होता है, वो क्रिया का सामान्य भविष्य काल होता है। नेक्स्ट है भाई संभाव्य भविष्य काल और हेतु हेतुमत भविष्य काल। संभाव्य भविष्य काल में क्या होता है, संभाव्य भविष्य काल में क्या होता है भाई, देखो यहाँ पे संभाव्य भविष्य काल में यहाँ पे भी संदेह होगा क्रिया के भविष्य में होने पर, ठीक है। क्रिया का वह रूप जिससे काम के भविष्य में किए जाने या होने की संभावना मात्र है, निश्चित नहीं है, संभाव्य भविष्य काल या संदिग्ध भविष्य काल कहलाएगा। यानी कि क्रिया के भविष्य में होने की, आने वाले समय में होने की संभावना है, लेकिन निश्चित नहीं है कि क्रिया होगी भी या नहीं होगी। तो यहाँ पे देखो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, शायद आज वर्षा होगी, शायद आज वर्षा होगी, तो भी संभावना है, शायद आया है इसके अंदर, श्योरिटी नहीं है, कन्फर्म नहीं है, तो क्या हो जाएगा, संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा। संभवतः मैं नौकरी छोड़ दूं, संभवतः है मैं नौकरी छोड़ दूं, अगर किसी भी वाक्य के आगे संभवतः है या शायद लिखा हुआ है तो वो संभावना को रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है मुझे पुरस्कार मिल जाए, तो ये भी कन्फर्म नहीं है भाई, हो सकता है, कन्फर्म नहीं है, इसका मतलब क्या, ये संभावना है, और संभावना है तो क्या हो जाएगा, संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा। हम दिल्ली में कदाचित आपके दर्शन करेंगे, कदाचित आपके दर्शन करेंगे यानी कि कभी दिल्ली के अंदर आपके दर्शन करेंगे, ये भी भविष्य की बात हो रही है और पक्का भी नहीं है, ठीक है, कन्फर्म भी नहीं है। शायद विनोद चला गया, दोपहर तक धूप निकल सकती है, तो ये सारी की सारी क्या हैं, एस्टिमेट हैं, अंदाजे हैं, संभावना है, ठीक है, कन्फर्म कुछ भी नहीं है, और सारी की सारी क्रियाएं भविष्य में होने की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा।
संभाव्य भविष्यत काल का स्ट्रक्चर यानी कि संरचना क्या होती है, तो इसमें क्या होगा, वाक्य के अंदर शायद, हो सकता है, संभव है, संभवतः है, ये लिखा हुआ मिलेगा। अगर किसी भी वाक्य में हो सकता है आ जाए, शायद आ जाए, संभवतः आ जाए या संभव है आ जाए तो क्या होगा, संभाव्य भविष्यत काल होगा। या फिर कर्ता के बाद क्या आ जाए, इनके बाद क्या आएगा, कर्ता आएगा, फिर धातु आएगी और धातु के साथ क्या लिखा हुआ मिलेगा, ए मिलेगा। उसके बाद हेतु हेतुमत भविष्यत काल में क्या होता है भाई, इस रूप में क्रिया किसी कारण पर आधारित होती है। काल का यह रूप भी दो उपवाक्यों को जोड़ता है और परिणाम भविष्य को दर्शाता है। ठीक है, क्या होगा, क्रिया जो होगी वो किसी न किसी कारण या किसी न किसी प्रयोजन के ऊपर आधारित होगी और उस क्रिया का जो परिणाम है ना, वो परिणाम भविष्य में दिखेगा। यानी कि आज क्रिया हो रही है तो उसका भी परिणाम कब दिखेगा, भविष्य के अंदर दिखेगा। और दो उपवाक्य इसके अंदर जुड़े हुए मिलेंगे, वो होता है हेतु हेतुमत भविष्यत काल। हेतु हेतुमत का अर्थ मैंने पहले भी बताया था कि इसका अर्थ क्या होता है, कारण। हेतु हेतुमत का अर्थ ही क्या होता है, कारण यानी कि प्रयोजन होता है। यदि पढ़ेगा तो उत्तीर्ण होगा, यदि पढ़ेगा तो उत्तीर्ण होगा। पहली बात तो इसके अंदर दो उपवाक्यों को आपस में जोड़ा गया है और इसके अंदर पढ़ेगा तो उत्तीर्ण होगा। और अब वो पढ़ेगा ना, अगर वो अब पढ़ेगा तो परिणाम कब मिलेगा, परिणाम उसका फ्यूचर में मिलेगा यानी कि भविष्य में मिलेगा। ठीक है, भविष्य में जाकर वो पास हो जाएगा। तो क्या ये हेतु हेतुमत भविष्यत काल हो गया। यदि वर्षा अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी। देखो भाई, अगर इस समय वर्षा अच्छी होगी, जो कंटिन्यू पीरियड है इसके अंदर अगर वर्षा अच्छी होगी तो क्या होगा, फसल भी अच्छी होगी। अच्छी कब होगी फसल, फसल को पकने में टाइम लगेगा यानी कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो भविष्य के अंदर आएगा। तो ये भी क्या होगा, हेतु हेतुमत भविष्यत काल हो गया। व्यायाम करोगे तो स्वस्थ बनोगे, पढ़ोगे लिखोगे तभी विद्वान बनोगे। अगर आप आज के टाइम पे पढ़ोगे लिखोगे तो भविष्य में जाके आप क्या बन जाओगे, विद्वान बन जाओगे। यानी कि विद्वान बनना कारण के ऊपर डिपेंड है और कारण क्या है, पढ़ना और लिखना। और विद्वान कब बनोगे, फ्यूचर यानी कि भविष्य में जाके बनोगे। तो ये भी क्या दर्शा रहा है, भविष्य को दर्शा रहा है और साथ में क्रिया का कारण भी है। तो ये भी क्या हो जाएगा, हेतु हेतुमत भविष्य काल हो जाएगा। वह लगातार इतनी मेहनत करे तो विद्वान ही हो जाए, वह लगातार इतनी मेहनत करे तो विद्वान ही हो जाए। अगर मेहनत करेगा तो ही विद्वान होगा। जो विद्वान होना है वो कारण के ऊपर डिपेंड है, किसके ऊपर डिपेंड है, मेहनत के ऊपर डिपेंड है। और विद्वान कब होगा, ये होगा फ्यूचर के अंदर। तो ये भी क्या है, हेतु हेतुमत भविष्य काल है। तो ये था भविष्य काल। टोटल काल 3 होते हैं, तीनों हमने पढ़ लिया। इनके आप MCQ लगा के देखना। ये जो टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार क्विक रिविजन लेते हैं। अगर हम बात करें भूतकाल की, तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं, भूत के 6 भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होंगे, तो इसके 6 भेद होंगे। वर्तमान के कितने होते हैं, वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। और अगर हम बात करें भविष्य की, तो भविष्य में भी कितने भेद होते हैं, इसके भी 3 भेद होते हैं। ये टोटल हमारे काल हो गए। ठीक है, इनको एक बार आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।